मैं डॉक्टर सुष्मिता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महिला महाविद्यालय सेवापुरी वाराणसी। आज हम पढ़ाएंगे आपको हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकासवाद। सामाजिक उद्विकासवाद। सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में जानना चाहेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 27 अप्रैल 1820 को इंग्लैंड की डर्बी नामक स्थान पर एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता जॉर्ज स्पेंसर तथा माता हैरियट की 9 संतानों में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। फिर उसके बाद हम उनकी कुछ रचनाओं के बारे में आपको बताएंगे। कुछ रचनाएं हैं और उनके द्वारा कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया, फिर उसके बाद सामयिक सादृश्यता का सिद्धांत, और उन्होंने बताया कि औद्योगिक समाज और सैनिक समाज क्या होता है। इसके बाद उन्होंने सोशल सिलेक्शन यानी सामाजिक चयन की बात की, और उनका है योग्यतम की उत्तरजीविता का नियम। हर्बर्ट स्पेंसर की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जैसे सोशल स्टैटिक्स जो 1852 ईस्वी में आई थी, और दूसरी पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो 1854 में आई थी, और तीसरी पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल जो 1862 में आई थी, और फिर नेक्स्ट पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी 1864 में, और उसके बाद की पुस्तक है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। ये सभी इनकी महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें हैं। अब आप आइए देखिए हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकासवाद का सिद्धांत। उद्विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 में जीवों की उत्पत्ति और परिवर्तन की क्रमिक प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी जीव जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, और जो प्रत्येक के बाद वाली अवस्था पहली वाली अवस्था से संबंधित रहती है, के संदर्भ में किया है, तथा इससे प्रभावित होकर हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकासवाद का सिद्धांत दिया तथा अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल की रचना की। अतः उद्विकासवाद का जनक जैसे चार्ल्स डार्विन को माना जाता, उसी प्रकार सामाजिक उद्विकासवाद का जनक हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है। और जिस प्रकार डार्विन ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में उद्विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसी प्रकार समाजशास्त्र में सामाजिक उद्विकास की बात हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने भौतिक और प्राणीशास्त्रीय उद्विकास के नियमों के आधार पर समाज की संरचना में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को जिस रूप में स्पष्ट किया है, उसी को स्पेंसर का सामाजिक उद्विकासवाद कहा जाता है। स्पेंसर ने कहा, जिस प्रकार जीवों का विकास उद्विकास के माध्यम से एक अवस्था से दूसरी अवस्था और दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में होता, उसी प्रकार समाज का भी उद्विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था और दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में होता है। अर्थात उद्विकास परिवर्तन की एक ऐसी क्रमिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से स्वतः ही समाज का विकास एक स्तर से दूसरे स्तर से संबंधित होता है। उद्विकास स्वतः परिवर्तित अंतर्निहित शक्तियों और कुछ निर्धारित नियमों के माध्यम से कार्य करता है। जैसा कि आप इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं कि जैसे एक फीटस होता है किसी महिला के गर्भ में, तो उसका विकास कैसे होता, किस आधार पे होता है कि वह किस प्रकार, एक जो फीटस होता है एक समानता की अवस्था में होता है, उससे किसी प्रकार के अंग नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे उसका चेंज होता जाता है उसके विभिन्न अंग विकसित हो जाते हैं और लास्ट में वह पूर्ण विकसित शिशु बन जाता है। स्पेंसर कहते हैं कि समाज के उद्विकास की व्याख्या करने से पहले सावयव के उद्विकास की व्याख्या करनी होगी। स्पेंसर सावयव अर्थात जीव रचना शरीर के उद्विकास को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जब सावयव अर्थात शरीर की रचना निश्चित असंबद्ध समानता की अवस्था में होती है, तो गर्भ का निर्माण पदार्थ से होता है। प्रत्येक पदार्थ में एक अंतर्निहित शक्ति विद्यमान होती है और वह शक्ति निरंतर गतिशील रहती है। इसलिए पदार्थ की दूसरी अवस्था में जाना स्वाभाविक है और दूसरी अवस्था से इसके अंगों की संरचना निश्चित होती जाती है और आपस में संबद्धता निश्चित हो जाती है। इसलिए संरचना में विभिन्नता दिखाई देने लगती है।
इसके बाद आएंगे हम उद विकास की व्याख्या करते समय स्पेंसर कहते हैं कि जब धरती पर समाज आया तो इसकी प्रारंभिक अवस्था थी, जिसे इन्होंने सैनिक समाज कहा, क्योंकि उद विकास के प्रारंभिक अवस्था पर कार्य कर रहे थे, इसलिए सैनिक समाज की दूसरी अवस्था में जाना स्वाभाविक था। सैनिक समाज अनिश्चित असंबंध समानता पाई जाती है, जबकि दूसरी अवस्था आया तो इसमें निश्चित संरचना, निश्चित इकाइयों और संबद्धता तथा समस्त इकाइयां अलग अलग भिन्न भिन्न परिलक्षित होने लगती। इसे स्पेंसर ने औद्योगिक समाज कहा। जैसा कि समाज आज का है, आज के समाज में विभिन्न इकाइयां, जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री में किसी चीज का निर्माण हो रहा है तो अलग अलग इकाइयां करें, लेकिन पहले क्या था कि जो एक ही व्यक्ति होता था वो हर तरह के काम करता था। अतः समाज का उद्विकास सरल सैनिक समाज से कुछ विशेष स्तरों में औद्योगिक समाज की ओर हुआ। हर्बर्ट स्पेंसर ने यह स्पष्ट किया है कि भौतिक उद्विकास की दशा में पदार्थ के अंतर विद्यमान शक्ति और गति के स्रोत कभी अस्पष्ट नहीं होते। उसी तरह सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले तत्वों में कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन उनका संतुलन और निरंतरता समाप्त नहीं होती। स्पेंसर ने कहा है कि समाज की अनुकूलन करने की प्रक्रिया में भिन्नता आने से ही सामाजिक संरचना में परिवर्तन होने लगता है। इस प्रकार भौतिक और प्राणीशास्त्रीय उद्विकास के आधार पर स्पेंसर दो प्रमुख नियमों का प्रतिपादन करके सामाजिक उद्विकास की प्रकृति को स्पष्ट किया: सरलता से जटिलता का नियम और योग्यतम की उत्तर जीविता का नियम। इन नियमों के आधार पर स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को स्पष्ट किया। जैसे देख सकते हैं, सरलता से जटिलता का नियम, लॉ ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेंसर ने कहा है कि आरंभिक युग में समाज की संरचना परिवर्तित होने की क्रमिक प्रक्रिया थी तथा समाज के दो स्वरूप, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। सैनिक समाज से सरल समाज कहा जाता, सैनिक समाज को सरल समाज कहा जाता और औद्योगिक समाज को जटिल समाज कहा जाता। अतः स्पेंसर कहते हैं कि समाजों का विकास सरल समाज से मुख्य चार विभिन्न असरों से होते हुए जटिल समाज की ओर परिवर्तित होता गया। जैसे आप देख सकते हैं कि समाज का उद्विकास किन अवस्थाओं से गुजर कर हुआ, इसे स्पष्ट करते हुए स्पेंसर ने मुख्य रूप से विभिन्न स्तरों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। पहला समाज है सरल समाज, दूसरा है संश्लिष्ट समाज और तीसरा है दोहरे संश्लिष्ट समाज और चौथा है त्रिसंश्लिष्ट समाज। उसके बाद अब आते हैं सरल समाज किसे कहते हैं, संश्लिष्ट समाज किसे कहते हैं और दोहरे संश्लिष्ट समाज किसे कहते हैं। सरल समाज सबसे आरंभिक समाजों की तरह सरल समाज कहते हैं। समाज का यह स्वरूप समरूप था, जिसमें व्यक्तियों के बीच किसी तरह की असमानता नहीं थी। सामाजिक संरचना में निहित शक्तियों के कारण होने की आवश्यकताओं ने उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया कि वे समूह में रहना स्टार्ट करें, जिससे उनकी समूह के द्वारा रक्षा हो। वो अकेले रहेंगे तो प्राकृतिक शक्तियों से नहीं लड़ पाएंगे। और उसके बाद जब दूसरे समाज आया, उसके स्तर चेंज हुए, उसे संश्लिष्ट समाज कहा जाता है। जब अनेक सरल समाज मिलकर साथ साथ रहने लगे, तब दूसरे स्तर पर संश्लिष्ट समाजों का निर्माण होना आरंभ हुआ। यह समाज का वह स्वरूप था जिसका निर्माण अनेक परिवारों और समूहों के संगठन से हुआ तथा केंद्रीय शक्ति के द्वारा उनके व्यवहारों को नियंत्रित किया जाने लगा। कुछ समय तक संश्लिष्ट समाजों का अस्तित्व बना रहने के बाद उनके अंदर चलने वाली उद्विकासी प्रक्रिया के प्रभाव से समाज की संरचना में पुनः परिवर्तन होना आरंभ हुआ। अब तीसरा आएगा दोहरे संश्लिष्ट समाज। अनेक संश्लिष्ट समाज मिलकर एक बड़े दल के रूप में संगठित होने लगे, तब उनकी जटिलता में वृद्धि हो गई। स्पेंसर ने ऐसे समाजों को संश्लिष्ट समाज कहा। चौथा आएगा त्रिसंश्लिष्ट समाज। इसमें कालांतर में दोहरे संश्लिष्ट समाजों अथवा अनेक बड़े बड़े दलों में मिलकर जिस बृहद समाज का निर्माण किया, उसने राज्य का स्वरूप
ले लिया। ऐसे समाजों को स्पेंसर ने त्रिसंश्लिष्ट समाज कहा। यही समाज का वर्तमान है, जिसकी एक पृथक प्रभुसत्ता, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना होती है। आधुनिक समाज त्रिसंश्लिष्ट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा इसकी संरचना काफी जटिल होती है तथा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। स्पेंसर कहते हैं कि सामाजिक उद्विकास के प्रत्येक आगामी मतलब आने वाला समाज की संरचना कैसे होती है, तो सरलता से जटिलता की ओर बढ़ने लगती है। जैसे जैसे समाज पहले की तुलना में अधिक जटिल होता जाता, उसमें विभेदीकरण की प्रक्रिया भी बढ़ती जाती है। विभेदीकरण के कारण समाज में समानता की जगह विभिन्नता के तत्व बढ़ने लगते हैं। इसके बाद भी सामाजिक संगठन अनिश्चित न रहकर निश्चित प्रकृति का बनता जाता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों और समूहों के कुछ निश्चित नियमों के अनुसार व्यवहार करना आवश्यक हो जाता है। सरलता से जटिलता, अनिश्चितता से निश्चितता और समानता से भिन्नता अंतिम स्तर के समाज की मुख्य विशेषताएं होती हैं। कोई भी समाज जब सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है तब उसमें कुछ अन्य विशेषताओं का वही समावेश हो जाता है। इसमें स्पेंसर ने निम्नलिखित 3 विशेषताओं की व्याख्या की है। इसमें पहला है सामाजिक जीवन का आंतरिक नियमन, जैसे सैनिक और औद्योगिक समाज। दूसरा है सहयोग का स्वरूप, ऐच्छिक और अनैच्छिक सहयोग। और तीसरा है प्रकार्य का एक निश्चित स्वरूप। उसके बाद उनका एक और सिद्धांत है योग्यतम का अतिजीवन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। स्पेंसर के सामाजिक विकास का अगला नियम योग्यतम का अतिजीवन व विजय से संबंधित है। उन्होंने डार्विन से प्रभावित होकर यह स्पष्ट किया कि प्रकृति का नियम है कि केवल उन्हीं प्राणियों को जीवित रहने का अवसर दिया जाता जो जीवित रहने के लिए सबसे अधिक योग्य होते हैं, यानी बलिष्ठ होते हैं। जीवित रहने के लिए अयोग्य व्यक्तियों से स्पेंसर का तात्पर्य शारीरिक रूप से कमजोर, जो सामाजिक मानदंडों से अनुकूलन न कर सकने वाले लोगों से है, तथा मूर्ख और मानसिक विकृत और अविवेकी लोग भी समाज में रहने के अयोग्य होते हैं। जो व्यक्ति योग्य नहीं होता, उस विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकृति उनका अवसान कर देती है, यानी उन्हें समाप्त कर देती है और उनका पतन हो जाता है। स्पेंसर कहते हैं कि ईसा से 2000 पूर्व मेसोपोटामिया के लोगों ने लोहे को गलाकर उनके हथियार बनाना सीख लिया। लोहे के आविष्कार होने के कारण मेसोपोटामिया का विश्व के लगभग 2/3 भाग पर अधिकार हो गया और दूसरी ओर समाज अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदल सके। उनकी संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि समाज के उद्विकास की प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि लोगों ने अपनी प्राणी शास्त्रीय और प्राकृतिक दशाओं से अनुकूलन की अधिक से अधिक। उद्विकास के सिद्धांत में स्पेंसर ने यह निष्कर्ष दिया है कि समाज का विकास कभी भी पहले से निर्धारित कुछ विशेष स्तरों के माध्यम से नहीं होता, बल्कि यह विकास लोगों के सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण से किए जाने वाले अनुकूलन के अनुसार होता है। यही स्पेंसर का सामाजिक उद्विकासवाद का सिद्धांत है। थैंक यू।